अस्सलामुअलैकुम। पार्ट ए लेक्चर 111 स्टार्ट करते हैं। ये हमारे रिवीजन क्लासेस चल रही थी, तो 3 दिन हो गए हैं। हमने एक दफ़ा थोड़ी सी रिवीजन की, फिर एक दफ़ा कल थोड़ी सी की, बच्चों ने डिस्टर्ब किया हुआ था। तो आज इंशाल्लाह तकरीबन कोई 4-1 घंटे कोशिश करूँगा, 4-1 घंटे में इसको लपेटने की, ठीक है। तो इसके बाद फिर ये मेरी आखिरी क्लास होगी। इसके बाद फिर इंशाल्लाह आप तैयारी करेंगे। प्लान मेरा ये है, मैं इस क्लास में स्टार्ट में आपके साथ शेयर कर दूं कि मैंने आपके साथ सबसे पहले तो रेलेवेंट कॉस्टिंग ये मैं आपके साथ रिवाइज़ करूंगा और इसकी रिवीजन होगी, प्लस इसका एक सवाल कराऊंगा। ठीक है जी। रिवीजन और क्वेश्चन जो आपको दिया था, पता नहीं किसी ने किया या नहीं किया। और एक क्वेश्चन था रिंग लिमिटेड वाला, वो क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन है, पता नहीं कौन सी अटैम्प्ट का है, यहाँ पे ही पड़ा हुआ है, स्प्रिंग 20 का। ये ज़रा प्लान फटाफट शेयर कर दूँ ना आपके साथ, ताकि अगर देर सवेर हो तो आप मुझे माफ़ कर दें। अच्छा, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे मैं डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स में आपके साथ मुकम्मल रिवीजन करूँगा, 15 से 20 मिनट लगा के। ज़्यादा लग गए तो ज़्यादा लग जाएँ, लेकिन सिर्फ उसके अंदर हम फॉर्मेट्स सारे रिवाइज़ कर लेंगे जो आपने बनाए थे। ठीक है। तो इसकी रिवीजन करेंगे और फिर इसमें मैंने आपको सिर्फ एक सवाल करवाना है, और वो है फ़र्दर प्रोसेसिंग का क्वेश्चन। काफ़ी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं वैसे कि शायद वो इस दफ़ा फ़र्दर प्रोसेसिंग में से क्वेश्चन दे दे, बट ये कुछ कहा नहीं जा सकता। आप जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, आईकैप अक्सर सरप्राइज़ देता ही है आपको उससे अलग जाके। तो फ़र्दर प्रोसेसिंग का एक क्वेश्चन हम करेंगे जो हमने छोड़ा हुआ था कैपेचिनो लिमिटेड के नाम से, आपको याद होगा, मैंने रिवीजन क्लास के लिए इसको छोड़ा था। उसके बाद जो इसके बाद मैं रिवीजन करवाऊंगा आपको, वो करवाऊंगा सीवीपी एनालिसिस की। देखें, हमने प्रोसेस कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लिया, तकरीबन उसमें से तकरीबन मिला जुला कर कोई 25 एक नंबर का पर्चा आ ही जाता है, 20 से 25 नंबर का। उसके बाद सीवीपी एनालिसिस, चलो मैं लिख लूँ, ये डिसीजन मेकिंग की सारी चल रही है ना। ठीक है। हमने तकरीबन इसके ऊपर 45 के करीब लेक्चर्स लगाए थे, तो इसकी मैं रिवीजन करवाऊँगा फॉर्मेट्स वगैरह की। और इसमें भी एक सवाल हमने छोड़ा हुआ था खान लिमिटेड के नाम से, पता नहीं अटैम्प्ट कौन सी है, अभी मैं देख के तो आया था। ये है जनाब खान कॉरपोरेशन ऑटम 23। इसको भी मैं इसलिए ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लास्ट टाइम ये आया नहीं, लेकिन अगेन मैं अर्ज़ करूँगा, कुछ भी छोड़ के नहीं जाना। एक्सपेक्टेशन का मतलब ही यही होता है कि मैं रिवीजन के साथ उस चीज़ का सवाल करा रहा हूँ। जिनके बारे में कम एक्सपेक्टेशन होती है, बंदा कहता है चलो यार इतने जो सवाल किए हैं तो ये वही वाले लाजमी कर लेंगे तो काफ़ी है, अगर आउट ऑफ ब्लूज में से छोड़ के तो कुछ नहीं ना जा रहे। थोड़ी सी स्ट्रेस किसी एक आधी चीज़ पे होती है। तो ऑटम 23 का क्वेश्चन नंबर 5 है खान कॉरपोरेशन। ये हमने छोड़ा था क्लासेस में इसी रिवीजन क्लास के लिए। ठीक है। उसके बाद मैं आपके साथ इन्वेंट्री मैनेजमेंट की सिर्फ रिवीजन करूँगा, इसका कोई सवाल नहीं कराऊंगा और आपको छुट्टी दे दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, क्योंकि इसके सवाल कोई बचे नहीं थे लास्ट टाइम, अगेन इसका कोई सवाल इन्वेंट्री मैनेजमेंट का कोई नहीं आया हुआ, तो जो सवाल आपको करवाए हैं इंशाल्लाह आप उनको टिका के करेंगे, काफ़ी होगा। अच्छा, एक एडिशनल चीज़, इजाफी चीज़ जो कि यहाँ फरमाइशी प्रोग्राम के तौर पे आई है, वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर नहीं हो रहा सवाल, नहीं हो रहा हमसे जी, नहीं हो रहा हमसे सवाल। कौन सा जी, कौन सा नहीं हो रहा जी सवाल हमसे? जाहिद वाला सवाल नहीं हो रहा। तो मैं सिर्फ रिवीजन इसकी कर चुके हैं, रीसेंट टॉपिक है, मैंने लास्ट अटैम्प्ट का सवाल भी इसमें करवा दिया था, लेकिन अब आप लोगों की फरमाइश के मुताबिक मिक्स यील्ड का एक अदद सवाल, जो कि क्या नाम है जी इसका, जाहिद, हाँ जाहिद वाला, ये सवाल मैं आपको करवाऊँगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन जाहिद वाला कौन सी अटैम्प्ट है? ये भी ऑटम 23 है ना। ओके, ऑटम 23 का क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6, जाहिर। ठीक है जी। तो ये हमारा प्लान है। अच्छा, अब इसमें मैं आपको बताता चलूँ, मैंने जैसे सर्च किया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग हमने रिवाइज़ किया, उसके सवाल भी किए, रीसेंट भी था, रीसेंट अटैम्प्ट को भी देख लिया। ठीक है।
हम उसमें कोई जान इतनी बची नहीं, आपने जो जान थी उसमें लगा दी थी। ठीक है, इसका मसला जो आपको आ रहा है इंशाल्लाह कर लेता हूँ मैं वो आपके साथ रिवाइज। ठीक है, अच्छा उसके बाद तकरीबन 20 से 25 मार्क्स का मैंने आपसे अर्ज़ किया ना, चलें 20 भी कर लें तो 20 से 25 मार्क्स का पर्चा जो है वो उसमें पड़ा होता है। उसके बाद ये रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, CVP और इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है, ये 4 आपके एरियाज़ कहलाते हैं डिसीजन मेकिंग के। ठीक है, इसमें से भी तकरीबन 40-45 नंबर का पर्चा जो है वो आया करता है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें कुछ भी कहीं से भी आ जाती हैं, सिलेबस में से हमने कुछ छोड़ा नहीं हुआ। तो रिवीजन प्लान के अंदर जो क्वेश्चंस होंगे किसी भी टॉपिक के वो आपने लाजमी करने हैं। ABC कॉस्टिंग भी पिछली बार आ गया, इस पिछली बार वाले ये सोच कर गए थे कि ये तो काफ़ी साल हो गए आया नहीं, तो इसलिए छोड़ के चले गए। आप इसलिए छोड़ के कोई चीज़ भी नहीं जाएंगे। तो जो करवाया है ना क्लास में वो बस आपने करके लाजमी जाना है। कम अज़ कम जो रिवीजन प्लान में क्वेश्चंस होंगे वो सारे करने हैं। FOH के क्वेश्चंस होंगे, लेबर कॉस्टिंग के होंगे। लेबर कॉस्टिंग के नोट्स की फॉर्म में आपको हैंड आउट नहीं मिला हुआ, वो मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, भेज दूंगा। अच्छा, लेबर कॉस्टिंग हो गया, उसके बाद इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो गया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया। ये जितने भी टॉपिक्स हैं हर एक के रिवीजन क्वेश्चंस होंगे, आपने काइंडली वो लाजमी करके जाने हैं। ठीक है, आज की क्लास एंड करने के बाद आपको मैं रुख्सत दे दूंगा, लेकिन एक छोटा सा काम मैंने पेंडिंग रखा हुआ है और वो है लास्ट अटैम्प्ट के अंदर को 2-3 सवाल रह जाएंगे, क्योंकि लास्ट अटैम्प्ट में जो आया है वो ज़रा लीस्ट एक्सपेक्टेड हो जाता है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप तैयारी की तरफ चलें, और क्योंकि बच्चे FAR1 के भी साथ हैं तो कल का पूरा दिन उन पे लगाकर फिर आप लोगों को फ्री करूँ। मॉक की टिका के तैयारी करें। बेशक मॉक से पहले उस डिस्कशन को ना लीजिएगा, 2 घंटे मैक्सिमम 2.5 घंटे लग जाएंगे। ये मैं कोई अराउंड 12-13 तारीख आपको एक रिकॉर्डिंग करके भेज दूंगा। क्लास में करूँगा, कंप्यूटर पे भी हो सकती थी लेकिन क्लास में करूँगा लाइब्रेरी से 2-4 बच्चों को पकड़ के। वो आप बेशक मॉक से फ्री होके सुकून से बेशक लेट के बिस्तर पे वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। जो रिसेंट अटैम्प्ट के 2-3 सवाल मैं समझता हूँ कि होने चाहिए डिस्कस, कुछ कर लिए कुछ मैं कर लूँगा। ठीक है, तो कोशिश करनी है। आज FAR1 को बुलाया हुआ है, वो थोड़ी सी लेट हो भी जाएगी तो आपकी जान छोड़ दूंगा मैं, ताकि फिर उनको कुछ करा के कल फिर उनको फुल डे बुला लूँगा और कल फिर उनको भी मैं फ्री करने की कोशिश करूँगा। जो बच्चे FAR1 के साथ बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूँ। ठीक है, ओके डन। तो बिस्मिल्लाह करते हैं जी रेलेवेंट कॉस्टिंग से। ये फिर एंड पे ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये रिवीजन हुई पड़ी है तो ज़ोर लगता है ना शुरू में ज़्यादा अच्छा लग जाए चीज़ों पे जिन पे मैं लगाना चाह रहा हूँ। ये सवाल मैं करा के आपको जाऊँगा आज। ठीक है, ओके डन। हाँ, जो FAR2 के बच्चे बैठे हैं उनके रिसेंट टाइम का एक सवाल IS 12 का मिसिंग था। मेरा प्लान था कि आज मैं आके करवा दूंगा पहला आधा घंटा, बच्चे भी होंगे FAR2 के भी होंगे, लेकिन हालात ऐसे थे बारिश की वजह से कि तकरीबन 40 मिनट बाद भी बच्चे सिर्फ 5-7 ही मेरे सामने बैठे हैं। तो इसलिए मैं वो फिर FAR1 के साथ शाम में या कल में आधे घंटे की रिकॉर्डिंग है, FAR2 वालों को भी भेज दूँगा। जो बच्चे FAR2 के सुन रहे होते हैं ना उनको मुखातिब करके कह रहा हूँ। तो हमने आज ये सवाल करना है जी, लेकिन इससे पहले ज़रा एक क्विक रिवीजन कर लें हम अपने रेलेवेंट कॉस्टिंग के प्रिंसिपल्स की। ये आपको नज़र आए थे जब आप, ये मैंने आपकी उन नोट्स पे जहाँ पढ़े थे ना रेलेवेंट जगह पे, वहीं से उठाकर मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ये कोई नई चीज़ नहीं है, जैसे मैंने आपको ये समझाया सारा। चलें, ये थोड़े से मैंने ट्रीज़ बनाए थे, ठीक है, लेकिन ये तो पहले ही ट्री बने हुए थे ना ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के। तो ये बस मैंने आपकी क्लास में जो करवाए हैं मैंने सिर्फ वहाँ से, ये वन नोट है ना, यहाँ से ऐसे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया होगा। लेकिन फिर भी एक क्विक रिवीजन करनी लाजमी है। और रिंग लिमिटेड वाला सवाल इसलिए करवा रहा हूँ कि वो बहुत कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है। तकरीबन हर आस्पेक्ट रेलेवेंट कॉस्टिंग का उसके अंदर मौजूद था। मटेरियल के अंदर भी मसाइल थे, लेबर के अंदर वो लर्निंग कर्व वाला मामला भी था, उसके बाद फिर फिक्स्ड एसेट्स वाला पॉइंट भी था। तो काफ़ी चीज़ें उसके अंदर कवर्ड हैं, इसलिए वो सवाल करवा रहा हूँ। ठीक है, तो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स का चैप्टर पहले ओपन करते हैं। 2-3 बातें वहाँ से भी देख लेनी चाहिए जो स्टार्ट में बंदा किया करता है। बातें नसीहतें, अब तो वसीयतें ना, नसीहतें। मुझे लगता है मैं ये कॉपी करना भूल गया हूँ। हाँ चलें, बहरहाल टाइप ऑफ क्वेश्चंस फिर यहीं से पढ़ लेते हैं जी। हमने बात की थी रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स में किस किस तरह के सवाल आ सकते हैं।
वो आपसे कहेगा कोई वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देकर किसकी वैल्यूएशन कर दो, और बिड प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की मांग लेगा या लोएस्ट बिड प्राइस मांग रहा होगा। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट्स क्या होती हैं और कितनी टाइप्स की हैं, इररेलेवेंट कॉस्ट कितनी, ये टॉपिक्स के दौरान हमने पढ़ी थी। ठीक है, और उनकी कंप्यूटेशन के रूल्स हैं जिनमें ज़्यादा मसला आता था। तो 24 सवाल तकरीबन हमने स्टार्ट में सिर्फ इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का किया था, फिर हम पास पेपर पे मूव किए थे। ठीक है, तो वही 24 सवाल करने की बजाय हम जो है वो यहाँ से अपने फॉर्मेट्स को रिवाइज़ करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो मैं इसकी बात कर लूँ कि अगर आपसे वो कहता है इवैल्यूएशन ऑफ वन ऑफ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट करो, तो मैंने कहा था आपने टेबल क्या बनाना है, रेलेवेंट वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है तो उसका सबसे पहले रेवेन्यू कितना आएगा। ठीक है, तो रेलेवेंट रेवेन्यू वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लेना है, और फिर उसमें से रेलेवेंट कॉस्ट्स को, उस कॉन्ट्रैक्ट की रेलेवेंट कॉस्ट को, रेलेवेंट कॉस्ट कैसे निकलेंगे, वो जो प्रिंसिपल्स मैं रिवाइज कराने। ठीक है, रेलेवेंट कॉस्ट को आपने रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट, और इसके अलावा भी कोई आ जाती है जो इनमें नहीं आती, खुद से भी सोचना होता था ना, एक डेफिनेशन पहले पढ़ाई थी। सारे रूल्स पढ़ने के बावजूद भी कभी कभी एक आधी कॉस्ट ऐसी होती है जो इनसे निकल कर सवाल के अंदर एडजस्टमेंट पड़ी होती, तो उसके ऊपर रूल फिर वही 3 चीज़ें जो थी, ये फ्यूचर की है, कैश में है, ड्यू टू डिसीजन है। तो अल्टीमेटली ऐसी कोई अदर कास्ट भी आ सकती है सवाल के अंदर जो रूल्स में से भी निकल जाए, तो आपकी बेसिक डेफिनेशन हेल्प करेगी। बहरहाल रेलेवेंट रेवेन्यूज़ में से रेलेवेंट कॉस्ट को माइनस करें, अगर आंसर पॉजिटिव है तो नेट इनकम है, कंपनी एक्सेप्ट कर ले उस ऑर्डर को, और अगर आंसर नेगेटिव है तो अच्छा, अगली बात वो ना एक्सेप्ट करें। अगली बात, कभी कभी वो ये कहेगा वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें या ना करें, कभी कभी वो ये कहेगा कि वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बिड प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस निकालो। अब बिड प्राइस क्या होती है, रेलेवेंट कॉस्ट निकाल कर उसमें प्रॉफिट का एलिमेंट ऐड करके आप बिड करते हैं। ठीक है ना, आप ऑफर करते हैं कस्टमर को कि आपको ये चीज़ हम इतने में बना कर देंगे। ठीक है, तो अगर वो कहता है इवैल्यूएशन ऑफ बिड प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तो आपने सिर्फ इसको ऊपर से डाल देना। ठीक है, ये रेलेवेंट कॉस्ट सारी की सारी याद होगा आपको, यहाँ से कॉपी करके पेस्ट की थी। ये सारी रेलेवेंट कॉस्ट आपने इन्हीं प्रिंसिपल्स, रेलेवेंट प्रिंसिपल जो अभी रिवाइज कराने लगो, रेलेवेंट कॉस्ट के प्रिंसिपल्स के तहत कैलकुलेट करनी है, और एंड पे आपने रिक्वायर्ड प्रॉफिट को ऐड कर लेना है। ये आपकी बिड प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। सेल प्राइस भी कहते हैं इसको, बिड प्राइस टू बी कोटेड फॉर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कभी कभार वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर देगा मिनिमम बिड प्राइस। तो मिनिमम बिड प्राइस का मतलब है प्रॉफिट के अलावा। मैंने आपको कहा था कि कभी कभी ये भी कहते हैं सेठ साहब कि यार ये कस्टमर आया है, इसको कम से कम प्राइस कोट कर दें, इससे फ्यूचर में बिजनेस आने की उम्मीद है, तो फिलहाल नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही इसको ऑफर कर देते हैं हम प्राइस। ठीक है ना, ब्रेक इवन के ऊपर, लॉस तो नहीं ना करते, लेकिन कम से कम कॉस्ट तो उससे रिकवर कर लें। ठीक है, बंदा क्या भी देते थे अक्सर उनको कि भाई मैं तो आपको कॉस्ट के ऊपर ही ये काम करके दे रहा हूँ, आपसे तो 1 रुपया प्रॉफिट नहीं कमाया। तो वो जो 1 रुपया प्रॉफिट नहीं कमाया वो होती है मिनिमम बिड प्राइस। ठीक है, तो उसके अंदर यही सारी रेलेवेंट कॉस्ट आनी है, लेकिन इसमें प्रॉफिट ऐड नहीं करना। टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इज द मिनिमम या लोएस्ट बिड प्राइस। ठीक है, मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, मिनिमम बिड प्राइस बिलो विच कॉन्ट्रैक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज इट विल रिजल्ट इन लॉस। अब एक छोटी सी बात मैं यहां पर करता चलूं, वो क्या है, कुछ क्वेश्चंस थे वो मैं अब देख लेता हूं। पॉज करें ज़रा भाई। अच्छा जी, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको देखकर उससे हमें ये अंदाज़ा लगाना चाहिए। रिंग वाला तो सवाल मैंने अभी आपको करवाना है, ठीक है ना, ये मैंने वैसे कल लिखा होता, लेकिन बस कुछ कॉपी पेस्ट दोबारा करते हुए शायद ये आगे पीछे हो गया। ठीक है ना, वहीं से उठा के ला रहा हूँ, ये कल आपको दिखाया था ना जाते जाते, याद आ रहा है कुछ। तो ये 3 क्वेश्चंस देखकर हम रिक्वायरमेंट से अंदाज़ा लगाएंगे, क्योंकि रेलेवेंट कॉस्टिंग के चैप्टर में एक सवाल करते करते, या पता नहीं किसी और चैप्टर में एक सवाल पड़ा हुआ था, उस सवाल को जब हमने जाकर देखा तो वो सवाल जो है वो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स से नहीं हो रहा था। ठीक है, जैस्मीन लिमिटेड, स्मार्ट प्रोसेसिंग और ग्लोबल प्राइवेट, ये 3 सवाल ज़रा ढूंढने हैं मेरे साथ आपने मिलके क्विकली। उसके बाद काम शुरू करते हैं, बस ये ज़रूरी चीज़ें हैं बेटा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि पेपर की सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ के समझ ही ना आ रही हो तो।
जी कौन कौन से सवाल बोले मैंने? क्योंकि देखो ना, सवालों की रिक्वायरमेंट मैंने आपको उस वक्त ही पढ़ाई थी। देखो अब जैसे मिसाल के तौर पे ये क्वेश्चन नंबर 26 है, रग्बी लिमिटेड, आपके इस चैप्टर में लाए तो हैं ना अपने नोट्स के? कोई नहीं आए, मुँह चुप के आए हुए हैं, ठीक है। आप इसमें क्वेश्चन 26 देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रेलेवेंट कॉस्ट पर यूनिट, सीधा सीधा। टीची लिमिटेड, कंप्यूट रेलेवेंट कॉस्ट, टोपैज लिमिटेड यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, कैलकुलेट मिनिमम बिड प्राइस टोटल रेलेवेंट कॉस्ट की बेस पर, मलाइका इंडस्ट्रीज, रेलेवेंट कॉस्ट्स, फजल इंडस्ट्रीज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, ये फजल लिखा हुआ मैंने उसमें। जी कौन कौन से क्वेश्चंस बोले मैंने आपको? स्मार्ट प्रोसेसिंग, ग्लोबल और जैस्मीन। ग्लोबल आ गया। ग्लोबल में क्या लिखा हुआ है? कंप्यूट द बिड प्राइस बेस्ड ऑन रेलेवेंट कॉस्ट। पता लग रहा है रिक्वायरमेंट से? अच्छा, उसके बाद कौन सा बोला है जी? स्मार्ट प्रोसेसिंग, यहीं पे होना चाहिए। ये देखें, स्मार्ट प्रोसेसिंग, कंप्यूट कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दैट वुड एनेबल एसपीएल टू अर्न एन इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसकी बेस के ऊपर, इसीलिए तो हमने इसको ऐसे ही किया था, ठीक है। अब कौन सा सवाल रह गया जी? इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट बिड अमाउंट दैट जेएल शुड कोट। यहाँ पर आते आते हमने इस सवाल को रेलेवेंट कॉस्टिंग की अप्रोच से नहीं किया था, कोई एक आधी चीज़ छोड़ दी थी। आपने कहा था ये तो रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से कॉस्ट बनती है, नहीं बनती, आपने यहाँ पे क्यों ली है? शायद वेरिएबल कॉस्ट थी कोई। तो मैंने आपको कहा था कि बेटा रिक्वायरमेंट से क्लियरली पता लगना चाहिए कि ये क्वेश्चन रेलेवेंट कॉस्टिंग से करना है। अब उसकी निशानी या तो ऐसे है जैसे तकरीबन सारे सवालों में वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, या वो ये ना करे तो कम अज़ कम वो इस तरह की बात ज़रूर कर देता है कि कंप्यूट, कहाँ गया वो सवाल जो मैंने अभी दिखाया था? नहीं, वो जो अपॉर्चुनिटी, हाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अप्रोच, ठीक है, इस तरह का कोई लफ्ज़ आ जाए, ठीक है। अव्वल तो वो बताएगा, ऐसा नहीं होगा कि वो ना बताए, लेकिन इन केस, इन वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर वो नहीं बताएगा आपको कि कौन से प्रिंसिपल्स लगाने हैं वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इवैल्यूएशन के लिए, या ये मिनिमम बिड प्राइस या मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के लिए, तो साथ में रेलेवेंट कॉस्टिंग का लफ्ज़ फिर उसको लिखना चाहिए। नहीं लिखेगा तो फिर आपको उससे सवाल नहीं करना चाहिए। यहाँ पे तो बिड अमाउंट लिखा हुआ है, कंप्यूट द बिड अमाउंट दैट जेएल शुड कोट। अब ये तो मिनिमम बिड प्राइस, ये बल्कि बिड प्राइस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप याद करके जब करोगे ना, जब आप करोगे, इंशाल्लाह ये सवाल करवाया हुआ है क्लास के अंदर, ठीक है, तो ये करोगे तो वहाँ पे आपको याद आएगा। जब मैंने जाकर फिर ये सवाल भी दिखाए थे, यार ये देखो इंक्रीमेंटल कॉस्ट का लफ्ज़ नज़र आ रहा है, ऊपर देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का लफ्ज़ नज़र आ रहा है, बाकी सब सवालों के अंदर तो चुप ही नहीं है, रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स का नाम लेता है। तो या तो लिखेगा यूजिंग रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, या रेलेवेंट कॉस्टिंग के अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगा, इस तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल करेगा, तो फिर रेलेवेंट कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स यूज़ करने हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब रेलेवेंट कॉस्टिंग में पता लग गया फॉर्मेट्स क्या हैं, ठीक है। तो अब फिर हम अपने फॉर्मेट्स के ऊपर चलते हैं। रेलेवेंट कॉस्टिंग कैलकुलेशन, तीसरी चीज़ ये थी, ठीक है। पहली चीज़ किस किस तरह के सवाल आते हैं, आपसे कहेगा इवैल्यूएट करो मिनिमम इवैल्यूएट करो कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट करें या ना, इवैल्यूएशन ऑफ वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मिनिमम बिड प्राइस बताओ या बिड प्राइस बताओ, उसके फॉर्मेट्स हमने देख लिए। अब हर जगह पे रेलेवेंट कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट ले रहे हैं, तो कौन सी रेलेवेंट कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट रेलेवेंट होंगी, उसके कुछ प्रिंसिपल्स हमने पढ़े थे कैलकुलेशन ऑफ रेलेवेंट कॉस्ट के लिए। तो ये वन बाय वन ज़रा आराम सुकून से देख लें। ओवरहेड्स की कॉस्ट, वेरिएबल ओवरहेड्स की कॉस्ट हमेशा रेलेवेंट होती है। याद आ रही हैं बातें, ठीक है। अभी सवाल करते हैं, ज़्यादा बेहतर फील करेंगे आप, ठीक है। तो प्रोडक्शन हो चाहे नॉन प्रोडक्शन हो, वेरिएबल ओवरहेड्स, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लेते थे डिसीजन मेकिंग के अंदर, हमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट इवैल्यूएट करना है, तो सारी कॉस्ट ही हमारी रिकवर होंगी तो प्रॉफिट निकलेगा, ठीक है। अच्छा, तो वेरिएबल ओवरहेड्स प्रोडक्शन हो चाहे नॉन प्रोडक्शन हो, वो हमेशा क्या होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, दे आर ऑलवेज रेलेवेंट कॉस्ट बिकॉज दे आर इंक्रीमेंटल, ठीक है। और फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो सिर्फ तब रेलेवेंट होते थे जब एडिशनल हो। एडिशनल को इंक्रीमेंटल भी कहते थे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल भी कहते थे, और स्पेसिफिक भी कह सकते हैं, स्पेसिफिक टू दिस कॉन्ट्रैक्ट,
या इंक्रीमेंटल या डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल दिस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये क्या है, एडिशनल फिक्स्ड ओवरहेड्स, ये हमेशा क्या होंगे, रेलेवेंट कॉस्ट। और अगर एग्जिस्टिंग फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं जिनके डिफरेंट नेम्स थे, एलोकेटेड, एब्जॉर्ब्ड, अपोर्शनड, अप्लाइड, ठीक है, जनरल, ये क्या होते थे, इररेलेवेंट। ऐसे ही करते थे। फिक्स कॉस्ट को क्या कहते थे हम, ये डिसीजन मेकिंग के लिए क्या है, इररेलेवेंट, ठीक है। फिक्स कॉस्ट सिर्फ तब रेलेवेंट होगी जब वो इंक्रीमेंटल हो, जबकि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा रेलेवेंट होती है। को मसला। उसके बाद फिक्स्ड नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स जो है, नॉन करंट एसेट्स जो थे, ये अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए, तो अगर आपने नया एसेट परचेज करना है तो उसके लिए उसूल क्या बताया था, उसकी कॉस्ट कभी भी रेलेवेंट नहीं लेनी है आपने। उसकी जो कॉस्ट परचेज प्राइस है, उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट है, वो कभी भी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती थी। रेलेवेंट कॉस्ट हम कहते थे अगर सवाल के अंदर यूजफुल लाइफ गिवन है तो उसकी डेप्रिसिएशन आपकी रेलेवेंट कॉस्ट है, उस अरसे की जिस अरसे में कॉन्ट्रैक्ट ने चलना है, ठीक है। और अगर आपको लाइफ नहीं गिवन तो दूसरी चीज़ क्या गिवन होगी, इस वक्त इसकी मार्केट वैल्यू 100 रुपये है, कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ होने के बाद रह जाएगी 80 रुपये, तो आप कहोगे फॉल इन मार्केट वैल्यू क्या है, रेलेवेंट। तो इफ़ यूजफुल लाइफ इज गिवन, डेप्शन एक्सपेंस ऑफ न्यू एसेट, स्ट्रेट लाइन वाला, वो क्या है, आपकी रेलेवेंट कॉस्ट। एंड इफ यूजफुल लाइफ इज नॉट गिवन एंड चेंज इन मार्केट वैल्यू इज गिवन, देन फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू एसेट विल बी रेलेवेंट कॉस्ट। अच्छा, असल ये है, लेकिन अब आई कैप क्योंकि ये यूज़ करता है इसलिए इन उसूलों के अंदर मैंने इसको भी लिखवा दिया था और हमने कई सवालों में इसको करके देखा भी था, ठीक है। अगर आपने नया एसेट नहीं खरीदना तो किराए पे जाके ले लें एसेट। अगर आपने नया एसेट नहीं खरीदना तो एसेट को किराए पे ले लें। अगर किराए पे लेंगे तो जो किराया आपने पे करना है वही रेलेवेंट कॉस्ट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किराए पे आपको मिला मिसाल के तौर पे 6 महीने के लिए, और आपको कॉन्ट्रैक्ट पे चाहिए था ये सिर्फ 4 महीने के लिए, 2 महीने का फारिग किराया पड़ना है। तो अगर वो 2 महीने इस एसेट को आप किसी और को किराए पे देके कुछ पैसे रिकवर कर सकते हैं, तो फिर आपको 6 महीने के पूरे के किराए को रेलेवेंट नहीं लेना, बल्कि 2 महीने की जो रेंटल इनकम हो उसको माइनस करके आप रेलेवेंट कॉस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो एसेट अगर आपने न्यू एसेट आपको चाहिए था, नॉन करंट एसेट अगर आपको न्यू चाहिए था, आपने खरीदा नहीं बाजार से, आपने किराए पे ले लिया, तो एसेट विल बी एक्वायर्ड ऑन रेंट, लीज, हायर। तो क्या करोगे, रेंटल एक्सपेंस या हायर चार्जेस विल बी रेलेवेंट कॉस्ट। आगे मैंने लिखा नहीं हुआ लेकिन वैसे अंडरस्टैंडिंग है आपकी, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम ना तो नया एसेट खरीदते हैं ना ही हम एसेट किराए पे लेते हैं, बल्कि हमारा एक एग्जिस्टिंग एसेट यूज़ हो जाता है, तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी अक्यूमुलेशन, उसकी बुक वैल्यू सवाल में दी होगी, वो इग्नोर करनी है। उसके लिए रेलेवेंट क्या होगा अगर तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट है। क्या मतलब, मैं इसको छोड़ो, मैं आपको अलग से बताता हूँ, वैसे समझाया हुआ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि जी ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट आया है इसके ऊपर हमारा एक जनरेटर इस्तेमाल होना है। अगर वो जनरेटर इस कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल नहीं करते तो वो किराए पे दे सकते हैं, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल करेंगे तो वो किराया रिसीव नहीं होगा, तो वो रेंटल फोरगोन क्या है आपके लिए, रेलेवेंट कॉस्ट होगी, ठीक है। आप कहते हो नहीं जी नहीं, किराए पे नहीं देना, इसको हमने बाज़ार में बेच देना था, ठीक है। अब बेच कर 100 रुपये आने हैं आज, लेकिन अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल हो गया और उसके बाद बेचा तो 60 रुपये आएंगे, तो हम कहेंगे इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट की वजह से 40 रुपये क्या होगी, इसकी फॉल होगी मार्केट वैल्यू, तो ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट। तो अगर आपने एग्जिस्टिंग एसेट यूज़ करना है, अपने पास पड़ा हुआ एसेट वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट, अक्यूमुलेशन या बुक वैल्यू क्या करना है, इग्नोर। रेलेवेंट क्या है, आपने क्या करना है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है एग्जिस्टिंग एसेट की, फोरगोन क्या हो सकता है, या स्क्रैप वैल्यू फोरगो कर रहे होंगे, या फॉल इन मार्केट वैल्यू, या रेंटल। स्क्रैप वैल्यू आप बेचकर पैसे ले सकते थे, आज बेच दें जी उसको, 100 रुपये का बिकना है, फोरगो हो जाएगा, ठीक है। अगर इस पे यूज़ करते हो फोरगो हो जाएगा। फॉल इन मार्केट वैल्यू, बेचना नहीं है लेकिन अभी वैल्यू 100 से 60 पे आ जानी, तो 40 रुपये क्या है, ये इसकी अपॉर्चुनिटी। तो डिफरेंट एग्जांपल्स हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की यहाँ पर लिखी, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट फोरगोन क्या क्या हो सकती है। आपने किराए पे दिया हुआ था, वो किराया नहीं मिलेगा अगर इधर यूज़ करोगे। आपने उसको बेच देना था, वो बेच नहीं सकोगे अगर इस पर यूज़ करोगे। आपने उसको बेचना भी नहीं था, किराए पे भी नहीं देना था, लेकिन उसकी वैल्यू में फॉल आ जाना है, अभी सवाल में दे रहा है, तो फॉल मार्केट वैल्यू क्या हो गया आपके लिए रेलेवेंट। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात ये होती है कि आप सियाने बने। अगर मिसाल के तौर पे आपका एसेट किराए पर जो है वो, मैं कोई एक मिसाल लेता हूँ, ये 1 बाय 1 होगी ना, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी आपका एसेट किराए पर चढ़े तो 100 रुपया उससे किराया आना है, आप इसको इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही सवाल में लिखा होता है कि नहीं जी नहीं, आप अगर इस
इसको कॉन्ट्रैक्ट पे ही यूज़ ना करें, किराए पे ही चढ़ा रहे, बाज़ार से इसके जैसा एसेट खरीद कर लाएं तो वो 70 रुपये में मिल जाना है। तो मुझे बताओ कॉस्ट में से जो ये अगर हम इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करते हैं तो ये रेंटल फोरगो हो जाएगा। रेंटल फोरगोन इज़ अ रेलेवेंट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, ठीक है। अगर आप इसको नहीं इस्तेमाल करते और बाज़ार से ख़रीद लाते हैं तो 70 रुपये में यही काम हो जाएगा। तो जब दो कॉस्ट आ जाए तो किसकी तरफ जाते थे? लोअर की तरफ। ये ऊपर लिखा हुआ था असल में कि अगर एग्जिस्टिंग एसेट है ना तो उसमें आपने क्या करना है? लोअर लेना है। लोअर ऑफ व्हाट? लोअर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन, लोअर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट फोरगोन और परचेज कॉस्ट यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये बात समझ आई है? अब वो ना 3 एग्जांपल थी बीच में, तो कंफ्यूज ना हो जाना, ठीक है। तो इसे वन बाय वन देखो, ठीक है। एग्जिस्टिंग एसेट की कॉस्ट बुक वैल्यू क्या करनी है? इग्नोर। एग्जिस्टिंग एसेट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? एग्जिस्टिंग एसेट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? आपने कहना जी लोअर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फोरगोन या परचेज कॉस्ट यानी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ सिमिलर एसेट। मैंने समझाने के लिए आपको बताया कि अगर 100 रुपये फोरगो होते हैं इसको इस पे यूज़ करके, रेंटल फोरगो करते हो और बाहर से इसके साथ का एसेट 70 में मिलता है तो पागलों के 100 रुपये फोरगो करके इस पे लगाओ। कॉस्ट के मामले में आपको कहा था आपने रेलेवेंट किसको लेना होता है? दो कॉस्ट आ जाए तो लोअर, और रेवेन्यू के मामले में कहा था हायर। अब एग्जाम्पल बदलते हैं, ठीक है। ये किराए पे नहीं देना जी, किराए पे नहीं देना, ठीक है जी, ये किराए पे देने के लिए नहीं है। अच्छा, अब अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर तो इसकी वैल्यू रह जाती है 30 रुपये और इस वक्त इसकी वैल्यू है 80 रुपये। तो इसका मतलब फॉल इन मार्केट वैल्यू कितनी है? अब लोअर क्या है? तो पागल हैं बाज़ार से खरीदें, बाज़ार से नहीं खरीदेंगे, हम इसी को यूज़ कर लेंगे। ये कंपैरिजन करना पड़ सकता है, ये सबसे टेक्निकल मामला ये हो सकता है, ठीक है। अच्छा, ऊपर 3 ऑप्शन थे ना। अच्छा जी, हमने ना जी इसको ना रेंट पे देना है ना हमने इसकी को वैल्यू गिवन है। सवाल में वो क्या देता है कि आप अगर एग्जिस्टिंग एसेट को यूज़ करते हो तो वो बाहर हम बेच सकते थे, बाहर हम बेच सकते थे, वो 60 रुपये का बिक जाना था, ठीक है। और अगर आप इसको बाहर ना बेचें, इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करें तो कितना लग जाएगा? इसकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? 60। और आप बाहर से ख़रीदने जाएं इस जैसा ना तो 70 का पड़ेगा, तो क्या करोगे? तो इसलिए ऊपर लिखा हुआ है लोअर ऑफ, ठीक है। तो आपने उससे परेशानी होना, वैसे नॉर्मली इस लेवल तक जाता नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम यही करेगा, ये लोअर वाला काम नहीं करवाएगा, मैक्सिमम ये करेगा कि इनमें से कोई एक चीज़ देगा। ये तो इग्नोर करनी है ना, इनमें से कोई एक चीज़ दे देगा जी। रेंट पे दे सकते थे एग्जिस्टिंग को, इधर यूज़ किया तो रेंटल फोरगोन होगा ही, एक दो होंगे ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम ये मसला हो सकता है इसके अंदर, मैंने वो भी लिख दिया, ठीक है ना, सही है। तो अब नॉन करंट एसेट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन गई जी? नॉन करंट एसेट की रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन गई? अगर आपने नया खरीदा है और सवाल में लाइफ गिवन है तो कभी भी उस नए की परचेज प्राइस आपने रेलेवेंट कॉस्ट नहीं डाल देनी, वो एक्सपेंस नहीं है, ठीक है। आप लाइफ गिवन है तो उसकी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन वाली आपकी रेलेवेंट कॉस्ट, और अगर उसकी लाइफ नहीं गिवन, फॉल इन मार्केट, उसकी मार्केट वैल्यूज गिवन है तो फॉल इन मार्केट वैल्यू जो है वो आपकी जो है वो रेलेवेंट कॉस्ट। अगर आपने नया नहीं खरीदा, किराए पे ले लिया, तो जितना किराया पे किया वो आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। और अगर आपने ना नया खरीदा ना किराए पे लिया, बल्कि आपके पास ऑलरेडी एक एसेट मौजूद था जो इस पर इस्तेमाल हो सकता था, तो उसके लिए उसकी एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू, उसकी कंडक्शन या उसकी कॉस्ट ओरिजिनल जो है वो कभी भी रेलेवेंट नहीं होगी। उसके लिए रेलेवेंट क्या हो सकता है? भाईजान वो इधर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू फॉल कर रही है, तो वो रेलेवेंट है, बिल्कुल इसकी तरह से, ठीक है। ये नए की वैल्यू फॉल करा रहे हैं और ये पुराने की भी तो हो सकती है। अच्छा जी, ये भी हो सकता है, ये हो सकता है वो कहे कि जी रेंट पे देना था या दिया हुआ है, अगर हम ये इधर यूज़ करेंगे तो यहाँ से रेंट नहीं आएगा, तो वो फोरगोन क्या है? रेलेवेंट। कुछ बात समझ आई है? ये दोनों इकट्ठे दे दे बहुत मुश्किल है। बहरहाल लोअर ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट फोरगोन और रिप्लेसमेंट कॉस्ट यानी परचेज कॉस्ट, इनमें से जो लोअर होगी वो रेलेवेंट होगी। अगर दोनों दे भी दे तो सुकून से इस तरह से कंपेयर कर लेना। वैसे मुझे कहीं नज़र आया नहीं कि ये दोनों गिवन हो, बस सिंपली ऐसा ही होगा कि या तो वो यूँ कहेगा कि जी आप एग्जिस्टिंग एसेट यूज़ कर सकते हैं और अगर यही एसेट बाज़ार से ख़रीदने जाएँ तो वो 70 रुपये का मिलना है, ठीक है। तो आप फिर यही कहेंगे ना कि जी अब वो 70 रुपये का एसेट जो है वो बाज़ार से नहीं ले रहे, तो यही रेलेवेंट कॉस्ट है। उसकी वैल्यू नॉर्मली फोरगोन ही करवाएगा फिर कि जी 70 का एसेट मिलेगा, इस कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करेंगे तो 20 का रह जाएगा। तो आप इसी को, वो एक तरह की बात ही है, ठीक है। कुछ समझ आया थोड़ा सा? तो ओवरहेड्स में वेरिएबल हमेशा रेलेवेंट होंगे और फिक्स्ड सिर्फ तब रेलेवेंट होंगे जब एडिशनल हों।
एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स या एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स हमेशा क्या होते हैं, इररेलेवेंट, नॉट रेलेवेंट। नॉन करंट एसेट्स में अगर आप नया एसेट खरीदें तो उसकी लाइफ गिवन हो तो डेप्रिसिएशन ले लेना उसकी, और अगर उसकी लाइफ गिवन ना हो, नए एसेट की बात कर रहा हूँ, पुराने की नहीं, ठीक है। अगर लाइफ गिवन ना हो, चेंज इन मार्केट वैल्यू गिवन हो तो फॉल इन मार्केट वैल्यू आपके लिए रेलेवेंट, और अगर किराए पे लो तो किराया, और अगर एग्जिस्टिंग एसेट यूज़ करो तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट इग्नोर करनी है। उसके लिए रेलेवेंट क्या बन सकती है, उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नॉर्मली गिवन होती है कि रेंट पर दे सकते थे, इधर यूज़ कर रहे हैं तो रेंटल फोरगोन, बेच सकते थे, नहीं बेचेंगे, इधर यूज़ करेंगे तो स्क्रैप वैल्यू फोरगोन, बेच सकते थे, इस पे यूज़ करके थोड़ा कम पे बिकेगा तो फॉल इन मार्केट वैल्यू रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। और कंपैरिजन में आ सकता है, इनको देकर साथ परचेज कॉस्ट ले लो तो फिर लोअर को पकड़ लेना, ठीक है, ओके। उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है जी, मटेरियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये भी हो सकता है करें एक नॉन करंट एसेट है वो दो कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल हो रहा है, तो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट वाली जो कास्ट है रेलेवेंट होगी वो लेंगे। एक मिनट, मैंने सुना नहीं, एक मिनट रुक जाओ ज़रा, मैं ज़रा तैयारी फाड़ रहा सी। ये लड़ाई क्या चल रही है, रेलेवेंट कॉस्ट में क्या है, तो रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ, जरा क्विकली फिर मैं आपका सवाल लेता हूँ, रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स हमेशा रेलेवेंट, फिक्स्ड सिर्फ तब रेलेवेंट जब इंक्रीमेंटल। उसके बाद क्या देखा है, नॉन करंट एसेट, इसके तीन केस अब दिमाग के अंदर ये रिवाइज हो गए, ठीक है। न्यू है तो उसकी लाइफ गिवन है तो डेप्रिसिएशन, और अगर फॉल मार्केट वैल्यू का चेंज है तो फॉल इन मार्केट, अगर किराए पे लेना है तो अच्छा, अगर दोनों आ जाए, नया ले लो और किराए पे ले लो तो फिर लोअर को पकड़ लेना, खैर चलो छोड़ो। और अगर एग्जिस्टिंग को यूज़ करना है तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो फोरगो करनी है, रेंटल फोरगो कर रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो रेंटल फोरगो किया आपने, या जो फॉल इन मार्केट वैल्यू स्क्रैप फोरगो किया तो वो उसके लिए रेलेवेंट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने अभी तक आपको 1, 2 और 3 पढ़ा दिया, अदर तो है कोई नहीं है। अब ये रह गए मटीरियल और लेबर, अब बोलो। हमने एक नॉन करंट एसेट लिया है, दो कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए जितनी वैल्यू फॉल करवानी है अलग बताएगा, नया लिया है ना, हाँ। अगर तो वो लाइफ देगा तो डेप्रिसिएशन फिर अपोर्शन करवाएगा। देखो ना, आप फर्ज तो कर रहे हैं कि दो कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल होना है, तो अगली बात क्यों नहीं फर्ज करेंगे, फिर सवाल बताएगा भी सही कि इतने घंटे इस पे इस्तेमाल होना है, इतने घंटे इस पे इस्तेमाल होना है, ये इतनी वैल्यू इसकी वजह से लूज होगी। जब वो दो पे करवाएगा तो अगला डेटा भी देगा ना। आपको ख्वाब थोड़ी आ जाने पर्चे में बैठे हुए कि एक एसिड दो पे इस्तेमाल हो तो हमारे पे कितना हुआ, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो होगी जिसपे आप अपोर्शन कर सकते हैं। ऐसा होगा नहीं वैसे, ठीक है, क्योंकि ऐसा होगा तो उसको फिर इन्फॉर्मेशन देनी भी पड़ेगी अगली, ठीक है। चलो अब क्या रह गया जी, मटीरियल और लेबर। मटीरियल के बारे में क्या था जी, अगर तो मटीरियल एंटिटी खुद इन हाउस, इसको बाद में देखते हैं। अगर मटीरियल परचेज करना है आउटसाइड सप्लायर से, ये ज़रा मुश्किल था ना, पहले करते हैं। तो सबसे पहला सवाल होता था क्या मटीरियल रेगुलरली यूज़ हो रहा है, यादें ताज़ा हो रही हैं, इस पर थोड़ा टाइम लगना है, ठीक है ना जी। नहीं यादें ताज़ा हो रही हैं, अच्छा फ़ायदा हो रहा है, ये रहने दें, इसको सीधा सवाल कर लें, हो रहा है फ़ायदा, अच्छा। तो बस ये रिवीजन करवानी है, सवाल मैंने कम कराना है बस, थोड़ा सा ऐसे ही, और आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस देना है कि यार सब कुछ आता है, बस ज़रूरत इस चीज़ की कि ये महीना टिका के लगा लो। बड़े बड़े चीते फेल हो जाते हैं और बड़े बड़े एवरेज स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एक महीने को लगाकर आराम सुकून से पास हो जाते हैं, ठीक है जी। मटेरियल, सबसे पहला सवाल क्या है जी, मटेरियल कॉन्टीन्यूस यूज़ में है या नहीं। चलो वो तो अगली बात है, पहली बात तो स्टॉक में है या नहीं है। मटेरियल अगर स्टॉक में नहीं है तो फिर तो कहानी ख़त्म होगी, फिर क्या करो, जाके ख़रीद लो। ख़रीदना है तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, जो परचेज कॉस्ट है उसकी बाजार से जितने का मिलना, ठीक हो गया। अच्छा, अगर मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल तो है, अवेलेबल है, लेकिन रेगुलरली यूज़ हो रहा है, तो फिर समझो ना ही अवेलेबल हुआ, नॉर्मल प्रोडक्शन को क्यों छेड़ें, उसको चलने दें, आप बाहर से इसको परचेज करें, और अगेन परचेज कॉस्ट इज द रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। अब लड़ाई पड़ती है जनाब अगली, ये तो इजी था, मटेरियल नहीं है या है और रेगुलर यूज़ में है, दोनों सूरतों में आप नहीं है तब भी बाजार से जाके खरीदते हो, परचेज प्राइस इज़ द रेलेवेंट कॉस्ट, जितने का मिलना है। और अगर रेगुलर यूज़ हो रहा है तब भी आप मत छेड़िए अपनी नॉर्मल रूटीन को, ठीक है, बल्कि आप नया वाला परचेज कर लें जाके, ठीक है। एक मिनट ज़रा पॉज करिएगा आमिर भाई। अच्छा जी, अब कहाँ पे पहुँची है जी बात हमारी, रिवीजन सुकून से करनी चाहिए। कहाँ पे पहुँची है जी बात हमारी, मटीरियल रेलेवेंट कॉस्ट निकाल है। मटीरियल सबसे पहले परचेज करना है अगर, तो सबसे पहले देखो स्टॉक में है, नहीं है तो जाके ख़रीद लो। रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, ख़रीदने की कॉस्ट। और अगर मौजूद तो है स्टॉक में लेकिन रेगुलर यूज़ में है, प्रोडक्शन में है, रेगुलर प्रोडक्शन के अंदर है, तो फिर क्या करो, फिर भी बाहर से जाकर उसको परचेज कर लो,
ठीक है। अब कहानी आगे आती है कि मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, मटेरियल इज, एक मिनट ज़रा पॉज करें यार, मैसेज करवा जी, सॉरी जी, माजरत, 2 पॉज कराने पड़े। आज बारिश शुन शदीदुन हो चुकी है तो मैंने FAR1 की क्लास को कर दिया कैंसिल। जो घर बैठे सुन रहे हैं, हाँ, वो कल अब सारा दिन FAR1, बस एक ही दिन आएंगे और शाम तक इंशाल्लाह फारिग हो जाएंगे। सुबह अर्ली आके शाम को थोड़ा लेट चले जाएंगे और फ्री हो जाएंगे। आज FAR1 की क्लास कैंसिल हो गई है। ठीक है, अच्छा जी, मटीरियल इज़ नॉट अवेलेबल इन स्टॉक, जाओ खरीद लो, परचेज प्राइस रेलिवेंट कॉस्ट। मटीरियल अवेलेबल तो है बट इट इज़ इन रेगुलर यूज़, तो फिर यूज़ को ना छेड़ो, नॉर्मल प्रोडक्शन को ना छेड़ो, बाजार से जाके खरीदो। रेलिवेंट कॉस्ट इज परचेज। मटीरियल अवेलेबल है स्टॉक में और रेगुलरली यूज़ भी नहीं हो रहा। अब मसला आया क्योंकि मटीरियल देखो अवेलेबल नहीं है तो बाजार से खरीदा, अवेलेबल था और रेगुलर यूज़ में था तो भी बाजार से खरीदा, अवेलेबल है और रेगुलर यूज़ में नहीं है तो अगली कहानी आती थी क्या। पहली बात तो ये है, अगर अवेलेबल है और रेगुलर यूज़ में नहीं है तो उसको यूज़ करो इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर अगली बातें शुरू होती हैं। ठीक है, अब इसको अगर यूज़ करें तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं। सवाल में उसने कहा पड़ा है स्टॉक में, कैन नॉट बी सोल्ड एज स्क्रैप एंड कैन नॉट बी यूज एल्सवेयर, वेला पड़ा है। बात समझ आ रही है? बात कहानी कहाँ चली है, याद आ रहा है कुछ? मटीरियल परचेज करना है, स्टॉक में नहीं है, परचेज करो। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए चाहिए ना, परचेज करो। अच्छा, स्टॉक में पड़ा है लेकिन रेगुलर यूज में है तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इधर से ना निकालो, बाहर से परचेज करो। मेन केस जो टेस्ट होता था, खैर टेस्ट साथ ये मिक्स करके ही करता है कि इनके साथ भी एक आधा होता है। बहरहाल जो सबसे टेक्निकल आपको लगता है वो क्या, मटेरियल अवेलेबल तो है स्टॉक में, रेगुलरली यूज़ नहीं हो रहा। तो पहली बात है अगर रेगुलर यूज़ में नहीं है, अवेलेबल पड़ा हुआ है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में यूज़ हो सकता है तो यूज़ करो। अब अगर यूज़ करने की बारी आई तो अगली बात यह है कि इसकी रेलेवेंट कॉस्ट हमारे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या होगी। तो पहला सिनेरियो क्या था, यार स्टॉक पड़ा तो है लेकिन फारिग है, ना कहीं और इस्तेमाल हो सकता है, ना कबाड़िए को बेच सकते हैं, बिल्कुल वेला पड़ा है और जगह ही ली हुई है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे और हमारी रेलेवेंट कॉस्ट इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी। अब आप कहोगे सर इसको खरीदा भी तो कॉस्ट पे था, वो क्या है, रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है, वो संग कॉस्ट है, वो इररेलेवेंट कॉस्ट होती है। संग कॉस्ट इज एन इररेलेवेंट कॉस्ट। ठीक हो गया, डन। नेक्स्ट, अच्छा पड़ा है रेगुलर यूज में नहीं है पर कबाड़िए को बिक सकता है, कबाड़िए को ना बेचो, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल। देखो ना, स्क्रैप के तौर पे बिकना, लेट्स से एक चीज़ जो है, ये मार्कर जो है, स्क्रैप के तौर पे 5 रुपए का बिकेगा, मैं वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल कर लूँ तो मेरा मैक्सिमम ये 5 जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि जी ये मटेरियल मैं बाहर से बाज़ार से ख़रीदता हूँ जाकर, तो बाज़ार से तो मुझे 5 रुपए का ये स्क्रैप की वैल्यू पर नहीं मिलना। तो इसलिए जब स्क्रैप के तौर पर बिक रहा हो तो स्क्रैप वाली वैल्यू फोरगो करा लेते हैं, हम बाहर से नहीं परचेज करने जाते। ये कभी ना सोचना कि बाहर से सस्ता मिलेगा और स्क्रैप कबाड़िया आपसे महंगी चीज़ लेकर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है, चलें वापस आएँ। मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है, रेगुलरली यूज़ नहीं हो रहा तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करो। अगर तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ ही कर सकते हैं और कुछ और इसका यूज़ नहीं है, ना ही स्क्रैप के तौर पर बिक सकते, रेलेवेंट कॉस्ट नील। और अगर कबाड़िए को बेचा जा सकता है तो आप अगर इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करेंगे तो आप ये स्क्रैप वैल्यू फोरगो करेंगे, तो रेलेवेंट कॉस्ट इज़ नेट स्क्रैप वैल्यू। नेट मैंने लिखा था कि अगर उसने लिखा होता सवाल के अंदर कि 5 रुपये का बिकना है और 1 रुपया वहाँ तक रेडी वाले को भी देना है जो पहुँचा के आए, तो 4 रुपये हमें बचे ना, तो नेट स्क्रैप वैल्यू। ठीक है, सही है। अच्छा, मटेरियल अवेलेबल है, रेगुलरली यूज़ नहीं हो रहा है, वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ कर लो। लेकिन ये ऐसा ख़तरनाक मटेरियल था कि ये कहीं और यूज़ भी नहीं हो सकता। बिकना तो क्या था, उल्टा इसको कहीं ठिकाने लगाने के लिए हमें पैसे खर्चने पड़ने थे। अवेलेबल है इन स्टॉक, रेगुलरली यूज़ नहीं हो रहा तो यूज़ करो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे। लेकिन ये कैन बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय इनकरिंग डिस्पोजल कॉस्ट। ये कीमियाई मादा है जिसको ठिकाने लगाने के लिए उल्टा जेब से पैसे भरने पड़ने थे। वेला इसलिए पड़ा था कि यार कोई टाइम निकालते हैं, कोई पैसे इकट्ठे करते हैं, ये फजूल का खर्चा भी करना है। लेकिन वो खर्चा बच जाएगा अगर ये वाला मटेरियल इस कॉन्ट्रैक्ट में इस्तेमाल हो गया। जैसे कोई केमिकल पड़ा होता है, कोई ऐसा पेंट का ऑर्डर आ गया जिसमें वो केमिकल इस्तेमाल हो जाए, वो केमिकल वैसे डिस्पोज करने के लिए कॉस्ट इनकर करनी पड़नी, तो वो मटेरियल तो वेला पड़ा था, यहाँ यूज़ करो। अब यहाँ पे रेलेवेंट कॉस्ट नहीं, इनकम हो गई, सेविंग हो गई। ये तो रेलेवेंट सेविंग है कि अगर ये वेला पड़ा हुआ स्टॉक जो रेगुलरली यूज़ नहीं हो रहा और अगर हम इसको इधर यूज़ ना करें तो ये अल्टरनेटिवली उल्टा डिस्पोज करने पर कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी
तो ये वाला तो फिर बचत करा देगा आपकी, अगर यहाँ यूज़ हो गया तो यूज़ ज़रूर करो, बचत को एज अ सेविंग ले लो। अब कॉस्ट में माइनस शो कर दो, कॉस्ट में मतलब माइनस चल रहे थे तो प्लस लिख दो, आपकी मर्जी है। इसको टॉप पे ले जाओगे इधर जैसे रेलेवेंट रेवेन्यूज़ के अंदर ले जाओगे तब भी कोई मसला नहीं, यहाँ पे लिख सकते हो सेविंग, ठीक है ना। बहरहाल मेरा मशवरा तो ये, कॉस्ट चल रही होती है वहीं पे आप पॉजिटिव साइन के साथ शो कर देना, वो भी ठीक है। ओके, समझ आ रही है? देखो मैंने ये अर्ज़ किया कि हमें एक स्पेशल पेंट का, नारंगी रंग के पेंट बनाने का ऑर्डर रिसीव हुआ है। उसमें एक केमिकल पड़ता है, जो केमिकल हमारे पास स्टॉक में मौजूद है। पहले कभी किसी ने नारंगी के लिए मंगवाया होगा, ऑर्डर दिया होगा, उसमें से बच गया होगा, अब वो स्टॉक में पड़ा हुआ है। अच्छा, अब केमिकल है ना, केमिकल, वो केमिकल को डिस्पोज करके कोई पैसे नहीं आने, उल्टा वो डिस्पोज करने के लिए कॉस्ट इनकर करनी पड़नी, क्योंकि यहाँ करीब कहीं नहीं फेंक सकते, सेहत के लिए लोगों के लिए नुकसानदेह है। उसको तो एक स्पेशल गाड़ी मंगवा के उसको वो कहीं जो है वो दूर किसी इलाके में जाकर जो है वो 4-5 घंटे का सफ़र करके उसको पहाड़ों में कहीं डिस्पोज करना पड़ेगा। अब वो स्पेशल गाड़ी आएगी, 4-5 घंटे का सफ़र करके जाएगी, तो ये केमिकल को ठिकाने लगाने के लिए मिसाल के तौर पर मेरा 50,000 रुपया खर्च हो जाना है। अगर मुझे एक ऐसा ऑर्डर रिसीव हुआ है जिसमें ये इस्तेमाल हो सकता है, तो मैं इसको उठाकर इस्तेमाल करूँगा या नहीं करूँगा? करूँगा तो मुझे कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी, या जो कॉस्ट इनकर होनी थी 50,000 वो बच जाएगी। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल है और वो मटेरियल अगर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ कर लेते हो तो क्या बचेगा। वैसे यूँ कहना चाहिए, मटेरियल स्टॉक में अवेलेबल था, वो स्क्रैप के तौर पे नहीं बिकना, बल्कि उसको डिस्पोज करने पर कॉस्ट इनकर करनी पड़नी है, 50,000 जो मुझे पड़ रही, ठीक है। तो अगर मैंने उसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ कर लिया तो फिर मेरी रेलेवेंट कॉस्ट नहीं, उल्टा सेविंग है। तो सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट इज रेलेवेंट इनकम नाउ। गॉट इट। और लास्ट, द फेवरेट वन, जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, आज के साल में भी होगा इंशाल्लाह, वो क्या है? अवेलेबल है स्टॉक में मटेरियल, ठीक है, अब इसको स्क्रैप के तौर पे बेच भी सकते हैं और अपने किसी और मटेरियल की जगह इसको थोड़ा चूंज करके, रिपेयर करके इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी प्रोसेस करके। अगर हमने इसको अपने कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ करने का फैसला किया है तो फिर दो चीज़ें आ जाएंगी जिसको कंपेयर करना पड़ेगा, इनमें से हायर। एग्जाम्पल बनाई थी, ये बड़ी अच्छी एग्जाम्पल्स बनी हुई है यार। ये देखो मटेरियल ए, यहाँ से देखो, चलो पहले वो वाला देख लें जब भी पढ़ा था, यहीं से दिखाना चाहिए था जी। ये मटेरियल डी 3500, कितना पढ़ते थे हम लोग उस वक्त, है ना। मटेरियल डी 3500 यूनिट्स परचेज किए थे 400 पर, ठीक है, और ये पड़े हैं, मतलब 3500 यूनिट्स पड़े हैं। अब कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ मटेरियल गैमा आफ्टर इनकरिंग मॉडिफिकेशन कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट, प्राइस ऑफ गैमा इज 40। हमारे लिए हमें कोई गैमा इस्तेमाल करना पड़ता है किसी और काम के लिए, वो बाजार से 40 का मिलता है। ये मटेरियल डी जो है, अगर इसके ऊपर हम 10 रुपये खर्च करें ना, तो ये गैमा की जगह इस्तेमाल हो जाएगा। अगर गैमा की जगह इस्तेमाल होगा तो गैमा नहीं खरीदना पड़ेगा। मुझे यूँ लग रहा है जैसे रेलेवेंट कॉस्टिंग भूल गई आप लोग। अगर ये डी हम 10 रुपये की प्रोसेसिंग कॉस्ट इनकर करके फैक्ट्री चला के इसको थोड़ा तब्दील कर लें तो ये गैमा की जगह इस्तेमाल हो सकता है। अगर गैमा की जगह इस्तेमाल होगा तो गैमा को ख़रीदना नहीं पड़ेगा। तो गैमा बाज़ार से कितने का मिलना था? 40 का, ये 40 बच जाएगा, ये 40 तो बचेगा, लेकिन डी को इस जैसा बनाने के लिए 10 रुपये खर्च हो गए तो नेट में क्या बचेगा? 30। अगर मैं डी को गैमा की जगह इस्तेमाल करूं तो मुझे कितनी बचत होती है? 30। और अगर मैं इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल कर लूँ तो ये 30 मेरा फोरगो हो जाएगा, रेलेवेंट कॉस्ट। बात समझ आइए, सबसे टेक्निकल है। फिर सुनो, मेरे पास मटेरियल डी पड़ा है, ये मटेरियल डी जो है, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, ये मटेरियल डी जो है ये गैमा की जगह इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, इसको थोड़ा तब्दील करना पड़ता है ना। गैमा और है, डी और है, डी और गैमा कोई फर्क नहीं लग रहा। बोलो, डी और गैमा दो डिफरेंट चीज़ें हैं। एक मटेरियल है, एक रॉ मटेरियल है डी, और एक रॉ मटेरियल है गैमा। हमारी एक प्रोडक्ट में गैमा इस्तेमाल हो रहा है जो बाजार से 40 रुपये का मिलता है एक यूनिट। ये डी 10 रुपये की कॉस्ट इनकर करने से गैमा की जगह इस्तेमाल हो सकता है। अगर मैंने ये डी गैमा की जगह इस्तेमाल किया तो मेरे कितने रुपए बचेंगे? 40। लेकिन ये बचाने के लिए इस डी को तब्दील करना पड़ेगा, गैमा जैसा बनाना पड़ेगा, उस पर कॉस्ट कितनी पड़ेगी? 10। तो नेट में क्या बचत होगी मेरी? 30। नेट में क्या बचत होगी? यानी अगर मैं इस डी को
गैमा की जगह इस्तेमाल करूं तो नेट में मुझे क्या बचेगा 30। और अगर मैं इस डी को गैमा की जगह इस्तेमाल नहीं करूं, अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल कर लूं, तो ये 30 मेरा गया, ये सेविंग फोरगो हो गई, ये रेलेवेंट कॉस्ट बनती है। लेकिन केस एक नहीं दो रखता है वो कहता है ये डी एज इट इज बिक भी सकता है कबाड़िए को 20 रुपए का। अब दो रेवेन्यूज आ गए, दो इनकम्स आ गई। डी के दो ऑप्शन बन गए। डी का ऑप्शन 1 कबाड़िए को 20 का बेच दो, डी का ऑप्शन 2 10 रुपए की कॉस्ट इनकर करके उसको गैमा की जगह इस्तेमाल कर लो। अगर कबाड़िए को बेचें तो 20 रुपए आते हैं, और अगर थोड़ा सा प्रोसेस करके गैमा की जगह इस्तेमाल करें तो 30 रुपए बचते हैं। तो दोनों में से हायर क्या है 30, दोनों में से हायर क्या है 30। ये 30 है अब मेरे लिए रेलेवेंट कॉस्ट जो फोरगो होगी अगर मैंने इस डी को अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर इस्तेमाल कर लिया। ठीक है, ये वर्किंग भी की थी। 3500 यूनिट्स 30 रुपए के हिसाब से 10 500, 30 क्यों पता है ना, 40 माइनस 10। ठीक है, सेविंग इन गैमा ड्यू टू यूज ऑफ डी इन इट्स प्लेस 10 500 है, और सेविंग फ्रॉम परचेज ऑफ गैमा 40। अच्छा ये यहां पे निकाला हुआ है, ठीक है ओके। तो ये क्या आ गया, ये 30 रुपए क्या बनता है, 30 रुपए क्या बनता है, ये 30 रुपए गैमा की जगह पे इस्तेमाल करने से कॉस्ट याद आ रहा है कुछ सवाल थोड़ा बहुत। 40 रुपए वही एग्जांपल है ना, 40 रुपए परचेज प्राइस सेविंग हो जाएगी गैमा की, लेकिन 10 रुपए प्रोसेसिंग कॉस्ट है, मॉडिफिकेशन कॉस्ट है, तो 30 रुपए बचेंगे। और स्क्रैप के तौर पर बेचें तो 20। तो दो इनकम्स हैं, उनमें से हायर 30 रुपए को आपने रेलेवेंट समझना है। अब अगर आपने इसको डी की जगह इस्तेमाल कर लिया तो ये फोरगो हो जाएगी, तो फिर आपके वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन गई 30। ठीक है ना, ये एग्जांपल सारी समझा दूं, एक दफ़ा देख लेते हैं भाई, फिर तस्वीर खींचना। ठीक है, ज़रा एक बार दोबारा रिवाइज कर लें, हम एक दोबारा रिवाइज कर लें। अगर आपने मटेरियल आउटसाइड परचेज करना है, क्योंकि प्रोडक्शन वाला एक दो दफ़ा आया था, वो करवाता हूं पर ज़्यादा ये करता था। ठीक है, अगर मटेरियल आपने बाहर से परचेज करना है तो मटेरियल अवेलेबल नहीं है स्टॉक में तो परचेज कर लो, परचेज प्राइस इज रेलेवेंट कॉस्ट। स्टॉक में तो है लेकिन रेगुलर यूज़ में है तो फिर भी परचेज करो, रेगुलर प्रोडक्शन को ना छेड़ो। स्टॉक में भी है और रेगुलर यूज में भी नहीं है। यहां पर फिर 4 केसेस। पहला केस, स्टॉक में मौजूद है, रेगुलर यूज में नहीं है, लेकिन कोई और यूज भी नहीं है, स्क्रैप भी नहीं हो सकता, तो फटाफट यूज करो यार, मुफ्त में चीज मिल रही है, रेलेवेंट कॉस्ट इज निल। स्टॉक में पड़ा है, कोई रेगुलर यूज नहीं है, और तो और उल्टा नहीं, अभी दूसरा केस है, स्टॉक में पड़ा है, रेगुलर यूज में नहीं है, कबाड़िए को बेच सकते थे। अगर वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज करते हो तो कबाड़िए वाले पैसे गए, तो रेलेवेंट कॉस्ट इज स्क्रैप वैल्यू फोरगोन। स्क्रैप वैल्यू फोरगोन है। नेट का मतलब क्या है, वो अगर कोई उस कबाड़िए तक पहुंचाने के लिए आपने रेडी करके भेजनी है तो वो डिस्पोजल कॉस्ट है। ठीक है ना, ओके। स्टॉक में पड़ा है, रेगुलर यूज में नहीं है, पता चला उल्टा इसको तो ठिकाने लगाने पर खर्चा होना है, और फटाफट यूज करो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, ये 50,000 जो मुझे भी थोड़ी देर पहले बचत हो जाएगी। और लास्ट केस, स्टॉक में पड़ा है, रेगुलर यूज में नहीं है, लेकिन इसके दो यूजेस हैं। नंबर 1 स्क्रैप के तौर पे बिक सकता है, नंबर 2 किसी और मटेरियल की जगह मॉडिफाई होकर यूज हो सकता है। तो दो रेवेन्यूज, दो इनकम्स, बिकेगा 20 का, मॉडिफाई होकर गैमा की बचत कराएगा 30 रुपए, तो दोनों में से हायर 30, ये सिलेक्ट करो। अगर फिर इसको यूज करते हो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर तो आपका रेलेवेंट, यहां पे 1 ई नहीं लिखा हुआ, मिट गया लगता है, कॉपी पेस्ट करते। ठीक है, तो आप अगर इसको यूज कर जाते हो तो ये आपके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन जाएगी, हायर इनमें से। ठीक है, अच्छा ऑन ठीक था, ओह सॉरी। अब इधर देखो ज़रा, इसको एग्जांपल से समझ लें एक दफ़ा। ठीक है, एग्जांपल से समझ लें। नस ही गया, उन्होंने कहा मैं नहीं खेड़ता, ये सारा कुछ करना है हमने आज, इसलिए मैंने FR1 को मैंने कहा अब कल फिर आपको हाफ, FR1 को हाफ, तो छोड़ो बस, वैसे ही बारिश बड़ी हो गई है, बच्चे बेचारे पहुँच नहीं सकेंगे, तो जो आ गए हैं अब इनको पकड़ो, CM साइड पे लगाओ, कल इंशाल्लाह फिर उनको, ये कल बारिश आ गई, फिर कल जो ऐसे ही आ गए उनको करा दूंगा। अब क्या कर सकता हूँ, रिवीजन ही है, सिलेबस तो आपके पूरे ही हैं। लें जी, ये ज़रा देख लें 1 बाय 1। मटेरियल, एक मटेरियल ए है हमारे पास, 2500 यूनिट्स हमने खरीदे थे 250 रुपए के हिसाब से खरीदे थे। जो मटेरियल पड़ा है ना, खरीदे थे तो संक कॉस्ट होती है। ठीक है, कोई और यूज नहीं है, स्क्रैप भी नहीं है, तो क्या करो,
वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज कर लो स्टोर में जो पड़ा है वहां से, रेलेवेंट कॉस्ट क्या है, नील। पॉइंट 2 जरा एग्जांपल सामने आ गई ना। मटेरियल बी भी एक हमारे पास पड़ा है 2000 यूनिट्स, जो हमने खरीदा था 300 का, यार 300 का खरीदा था साइड पे कर दो ना। अगली बात बताओ, स्टॉक में पड़ा रेगुलर यूज में है, नहीं रेगुलर यूज में नहीं है। अच्छा ये वही वाली केस है, 3 का केस 3 का आगे चल रहा है, ऐसे ही है। ये मटेरियल इज अवेलेबल इन स्टॉक बट इज नॉट रेगुलरली यूज, ये 3 में आ चुके हैं, ये सारी एग्जांपल उसकी चल रही है, ठीक है ना। तो ये जनाब हमारे पास स्टॉक में 2000 यूनिट्स पड़े हैं, ये तो संक कॉस्ट है, कोई और इसका यूज है नहीं, हमने कहा कोई यूज नहीं, स्क्रैप के तौर पर बिक सकता है। कैन बी सोल्ड एट स्क्रैप 25 रुपए बट 3 रुपीज विल बी इनकर्ड ऑन इट्स डिस्पोजल। तो कितने का नेट में पड़े बचत होगी, मतलब नेट कितने मिलते हैं इससे, इसको अगर कबाड़ियों को बेचे तो नेट में 22 रुपए आते हैं। अब अगर आपने इसको यूज कर लिया स्टोर में से वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर, तो ये 22 रुपए पर यूनिट आप खो देंगे। तो आपकी रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉरगोन, जो कि कितनी है 22 रुपए पर यूनिट। कितने पड़े हैं 2000, तो 2000 यूनिट्स की 22 रुपए के हिसाब से 44,000 की आ गई रेलेवेंट कॉस्ट। मुझे तो लगता है अब सवाल रहने ही दें, चलो खैर। तीसरा मटेरियल सी भी एक पड़ा है हमारे पास, 2500 लीटर्स है, जो खरीदा था 280 के हिसाब से, कोई और यूज नहीं है इसका, किसी को स्क्रैप भी नहीं कर सकते, उल्टा डेंजरस है और कैन बी डिस्पोज ऑफ फॉर 15 रुपए पर लीटर। ये आपकी क्लास का हैंड आउट बना हुआ है, मैंने कोई नई चीज नहीं की, सिर्फ उठा के कॉपी करके यहाँ पे रखा है ताकि आपको रिवाइज करा सकूं, ठीक है। हाँ जी, अब बताओ, ये तो उल्टा डेंजरस है, इसको तो ठिकाने लगाने पर आपको 15 रुपए पर लीटर पड़ना है, फटाफट यूज करो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए, इसकी कॉस्ट नहीं है, उल्टा सेविंग इन डिस्पोजल कॉस्ट है, ठीक है। ये अवॉइड हो सकती है कॉस्ट इस यूज करने से, तो अवॉइडेबल कॉस्ट ये तो रेलेवेंट इनकम बन जाती है। तो रेलेवेंट इनकम क्या बनेगी, 2500 लीटर्स 15 रुपए की बचत दे जाएंगे सारे के सारे, तो ये 37,500 हमारे वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट हो। और ये अभी आपको करवा दिया, क्या है जी, मटीरियल डी भी एक पड़ा है हमारे पास, मटीरियल डी 3500 लीटर्स, और ये भी करवा दिया, ठीक है। 400 का खरीदा था, छोड़ो। कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ गैमा आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ 10, और गैमा की प्राइस है 40 रुपए, और कैन बी सोल्ड एज स्क्रैप 20 रुपए। अब अगर इसको यूज करते हो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर, तो दोनों को कंपेयर करो। अगर गैमा की जगह यूज करते हो तो सेविंग मिलेगी 30 रुपए की नेट में, 40 का गैमा खरीदना था, नहीं खरीदेंगे, 40 बच गए, लेकिन इसको चेंज करने की 10 रुपए कॉस्ट, तो नेट में क्या बचत बनेगी, अगर डी को गैमा की जगह इस्तेमाल करें मॉडिफाई करके तो 30 रुपए बचेंगे, और अगर डी को बेचें तो 20। तो पहले जब दो इनकम्स आए तो उनको कंपैरिजन में क्या उठा लो, हायर। अब मेरे लिए हायर यानी कि इन दोनों में से मैं क्या डिसाइड करूंगा, अगर मुझे करना पड़े डी के बारे में, मैं 30 की तरफ जाऊंगा। अब ये 30 डिसाइड हो गया यहां से। अब अगर मैंने इसको वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल कर लिया तो ये 30 मेरा फोरगो हो जाएगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनती है, अगर मैंने इस 3500 यूनिट्स को यूज करता हूं तो 30 रुपए के हिसाब से 1,05,000। गॉट इट। तो ये तीसरी चीज भी हो गई जनाब, मटेरियल लेबर ओवरहेड, बल्कि ये भी हो गया नॉन करंट एसेट, ठीक है जी। तो रेलेवेंट कॉस्ट की बात हो रही है, तो कुछ ज़हन में बैठा अब, नॉन करंट एसेट्स का, फिक्स्ड ओवरहेड्स का, वेरिएबल ओवरहेड्स, और अब क्या है मटेरियल, ठीक है। मटेरियल हो गया डन। अब आखिरी रह गया जी लेबर। लेबर में सही रोले थे, लेकिन ये थोड़ा सा रह गया, ये तो देखते चलो। अगर एंटिटी खरीदती है ही नहीं बल्कि खुद ही बनाती है, आपने एक वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिसीव हुआ है, उसके अंदर आपने एक मटेरियल यूज करना है, जो मटेरियल ऑलरेडी आपकी अपनी फैक्ट्री बना रही है, तो फिर बस उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ही रेलेवेंट कॉस्ट है। अगर एंटिटी प्रोड्यूस करती है इसको इन हाउस मटेरियल जो चाहिए आपको, तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे इस्तेमाल जो करना है, तो क्या करो, प्रोड्यूस कर लो भाई, फैक्ट्री का बटन ऑन करो और बना लो। रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी, रेलेवेंट कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट लेनी है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। Sometimes manufacture and purchase both options are given, lower will be selected। सादा सी बात है, कॉस्ट के लिए एक जनरल रूल था, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। तो ये जनाब, अच्छा तस्वीरें आपने नहीं बनाई हैं आज, फटाफट बनाते जाओ। सबसे पहले तो आपने इसकी तस्वीर बनानी थी, पता नहीं कब आएगा, जब टाइम मिलेगा तो मैं जो है वो, ये वैसे आपके पास बने हुए हैं, ये ऐसे ही बना हुआ है, कोई बात नहीं है, मैं भेजूंगा, बट जब मुझे सांस आएगा, फिलहाल तो सांस नहीं आ रहा है, कोई पता नहीं आज आ जाएगा। तो FAR1 को आज कैंसिल किया है ना, सुकून से आपको ख़त्म करना है, तो फिर मेरा सांस जो है ना वो 67% पे आ जाएगा। फ़िलहाल मेरा सांस जो है 33% पे है, FAR2 ख़त्म हुआ है ना, आज 67% पे आ जाएगा, तो फिर सांस ज़्यादा आ रहा होगा, हो सकता है मैं ये जब वो भेज दूँ आपको पिक्चर्स, लेकिन स्टिल मैं कहता हूँ वैसे आपके पास हैं भी से, रहने दो, चलो ठीक है भेजता हूँ मैं।
एकदम से थोड़ा सांस आना शुरू हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि यार इनको 1 बजे तक ना कर पाया तो फिर ये कल पे जाएंगे। तो जो सिर्फ CMA वाले हैं उनकी तो जान छूटे ना। अब बारिश होगी अल्लाह लोई, FR1 वाले भी मौज करें, घर बैठ के पकौड़े खाएं, समोसे खाएं, मुझे दुआओं में याद रखें, पकौड़ों समोसों में याद रखें। अच्छा, उसके बाद ओवरहेड्स कोई अगर खींच रहा है तो उसके लिए, बाकी मैं तो कह रहा हूँ रहने दो, ठीक है, मैं इसको ऐसे ही मैं बना के भेजता हूँ, ठीक है ना। वो यूँ कर लूँगा ना, ओवरहेड्स को यूँ सामने खोल के मैं खुद तस्वीर सामने बना लूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर ऐसे ही हर एक को एक एक करके, तो जो ज़रा छोटा हो जाए फिर गुजारा कर लेना। आप लोगों के पास नोटेड है आपके रजिस्टर्स में, बस कोशिश ये करूँगा इकट्ठा हो जाए। IT वालों से बंदा जाके, असल में ये वन नोट ऐसी चीज़ है, IT वाले भी इस तरह से तो इस्तेमाल नहीं करते रूटीन में। बंदों से जाके पूछे यार ये मेरी पूरी फाइल ही PDF बन जाए, बन नहीं रही थी, ट्राई करूँगा, अगर वही बन गई तो सारी फाइल भेज दूँगा नोट्स के साथ ही, अगर उस पर सही नज़र आता हुआ तो। आप लोगों के लिए किया हुआ ना सारा कुछ, आप लोगों को ही पढ़ाया हुआ है, कोई ये तो है नहीं कि कहीं कब्र में उन्हें साथ लेके जाना। कॉपी, फोटो कॉपी नहीं, मसला तो यही है ना कि ये प्रिंट कैसे हो। अच्छा जी, उसके बाद नॉन करंट ऐसे बाद में मटेरियल देख लिया है, मैं रिलैक्स हो गया हूँ, है ना, लगता है आपका आज का दिन आ गया। और ये कौन सा ओपन कर लिया हमने, अच्छा ये मैंने वो दूसरे वाले नहीं किए हुए, ठीक है जी। अच्छा है, चलें आगे। ये एग्जाम्पल्स तो फ़ायदा देगी, है ना। अच्छा जी, एकदम से सारा रिवाइज हो गया, और रेलेवेंट कॉस्टिंग है भी बड़ा इंपॉर्टेंट वैसे भी, और ये तो वैसे भी थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। अच्छा जी, अब आती है बारी लेबर की। अगर तो लेबर को फिक्स्ड मंथली या एनुअल सैलरी दे रहे हैं तो एग्जिस्टिंग सैलरी तो इररेलेवेंट। हाँ, अगर एडिशनल देनी पड़ रही है, चाहे मंथली एडिशनल हो जाए, इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें एडिशनल इसको इतने देने पड़ेंगे, पहले 1 लाख दे रहे थे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करेगा ये बंदा 1.5 लाख मंथली हो जाएगा, तो 50,000 तो इसी की वजह से ही इंक्रीमेंटल है, चाहे फिक्स्ड है तो इंक्रीमेंटल तो है ना, रूल पढ़ के आए। तो अगर फिक्स्ड मंथली एनुअल सैलरी है तो एग्जिस्टिंग सैलरी को इररेलेवेंट इग्नोर करोगे, और अगर एडिशनल सैलरी है तो वो क्या हो जाएगी, रेलेवेंट। कहानी शुरू होती है, अभी भी नहीं शुरू हुई खास। लेबर को कभी कभी हम पर यूनिट भी पे करते हैं, देखा था सवालों के अंदर, ये भी बड़ा आसान है। इसके अंदर क्या होगा, रेलेवेंट कॉस्ट विल बी वेजेस पेड कैलकुलेटेड एज वेजेस पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सिंपल सी बात है, उनको पर यूनिट पे करते हैं तो वेरिएबल ही है ना, जितने यूनिट्स बनाते हैं उतनी पेमेंट करते हैं। तो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में 5 यूनिट बनाएंगे तो 500 के साथ रेट मल्टीप्लाई कर देंगे, रेलेवेंट कॉस्ट सिंपल। लड़ाई कहाँ छिड़ी थी, टाइम रेट सिस्टम के अंदर लड़ाई छिड़ी थी, सही। तो टाइम रेट सिस्टम में क्या था, पहली बात लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, दूसरी बात लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है। अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है ये ज़्यादा बेहतर चल रहा है। अच्छा जी, अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है, यहाँ से शुरू करते हैं, स्पेयर कैपेसिटी है, वेले बैठे और उनको वेले बैठने के पूरे पैसे मिल रहे हैं, तो उनको इस्तेमाल कर लेंगे अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे, जितने आवर्स चाहिए वो सारे अवेलेबल हैं। मतलब मुझे इस वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए 300 घंटे चाहिए, मेरे पास लेबर जो है वो जो बैठी हुई है वो वेली है, उसके पास 300 घंटे हैं, और मैं ऑलरेडी उनको इन 300 घंटों के पैसे दे रहा हूं। ये तो एक तरह की आर्ली है, लेकिन एक तरह की फिक्स ही बन गई ना, ये तो दे रहे हैं हम। अब अगर इनको मैं अपने वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे यूज़ कर लूँ, बिठाया इसीलिए हुआ था, यूज़ कर लेंगे, लेकिन रेलेवेंट कॉस्ट क्या है। असल में ना बात समझें, ये जो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, ये ऐसे ही काम चलते चलते बीच में आया करता है। मैंने आपको पढ़ाते हुए समझाया था कि आपकी नॉर्मल प्रोडक्शन चल रही है, आपका नॉर्मल जो काम है वो चल रहा है, बीच में आपको एक वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आ गया। अब वो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने अपनी स्पेयर कैपेसिटी के साथ जो है वो काम कर लेना होता है, और सिर्फ रेलेवेंट कॉस्ट को ले रहे होते हैं आप, बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी चल रही होती हैं। इसीलिए तो फिक्स कॉस्ट जो है वो चल रही है, चलने दो,
इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई एडिशनल तो पढ़ नहीं रही है, तो वैसे ऐसे ही बस 2-4 बंदे वेले बैठे उनको लगा के ये काम भी कर दिया, सिर्फ उस पर मटीरियल जो लगा वो कर लिया, तो रेलेवेंट कॉस्ट इसलिए लेते हैं हम सिर्फ, ठीक है ना। वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो नॉर्मली बिजनेस चल रहा होता है, बीच में एक छोटा मोटा काम ऐसे ही साथ आ जाता है। अब अगर स्पेयर कैपेसिटी लेबर के पास मौजूद है और फुल वेज रेट इज कमिटेड फॉर स्पेयर टाइम, तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होनी चाहिए? कुछ नहीं होनी चाहिए। आप क्या एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उनको इसकी वजह से? ऑलरेडी पे कर रहे थे, कमिटेड था, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी निल। और अगर स्पेयर कैपेसिटी है लेकिन जो वेले बैठे हैं उनको वेले बैठने के, वैसे अगर हम 100 रुपये पर घंटा उनका रेट है, तो वेले बैठने के उनको हम सिर्फ 40 रुपये देते हैं, तो 40 रुपये तो फिर भी मिल रहे थे उनको। अगर वो वेले नहीं बैठेंगे, काम करेंगे, तो वो पूरा 100 लेंगे, तो इंक्रीमेंटल कितना पड़ा हमें? 60। इधर भी वैसे इंक्रीमेंटल वाला चक्कर ही चल रहा है। तो रिड्यूस्ड वेज रेट इज कमिटेड फॉर स्पेयर टाइम अगर है, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी रिमेनिंग वेज रेट, यानी 100 में से 40 तो पहले ही कमिटेड था, उसको छोड़ो 60 ले लोगे। और अगर फुल वेज रेट कमिटेड है लेकिन स्पेयर टाइम मौजूद है और फुल वेज रेट कमिटेड है, मैंने अपनी मिसाल भी दी थी, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि छुट्टियों के दिनों में मुझे अगर पूरी वेजेस भट्टी साहब देते हैं, ठीक है, तो मुझे उन्होंने मिसाल के तौर पे लगाया हुआ है डस्टिंग के ऊपर। अब अगर वो मुझे मिसाल के तौर पे कोई रिवीजन क्लास वो रख लेते हैं, कोई क्रैश बैच, मिसाल देता हूँ, उन्होंने कहा जी 3 दिन का कोई 3 दिन में फलां चीज़ पढ़ाओ, मैं तो कभी नहीं पढ़ा सका वैसे, तो 3 दिन में मिसाल के तौर पे आपको एग्ज़ाम फोल्डर कराओ। अब उनके भट्टी साहब के इस प्रोजेक्ट के लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? भाई मुझे तो उन्होंने तनख्वाह देनी थी, उनके लिए रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? क्या मेरी तनख्वाह? मैं तो तनख्वाह उनसे लेनी थी, ठीक है, तो मैं चुप करके जो जैसे वो कहेंगे, भाई जाहिर सी बात है, मैं उनके एम्प्लॉई हूँ, मैंने उन्हें कहना ठीक है सर, जैसे आप कह रहे हैं एग्ज़ाम फोल्डर करना है वो कर देते हैं। तो इस एग्ज़ाम फोल्डर के लिए भट्टी साहब की रेलेवेंट कॉस्ट क्या बन रही है? मेरी तनख्वाह। वो तो फुल वेज रेट कमिटेड था, पर आवर मुझे कमिटेड था कि इतने घंटे तुमने रोज़ आना है, इसके पैसे तुम्हें मिलेंगे, वेला बैठने के भी पैसे मिलते थे। लेकिन जो मुझे उन्होंने फिलहाल डस्टिंग पे लगाया हुआ था, अपने रूम की डस्टिंग रोज़ किया करो आके, अब जब मैं एग्ज़ाम फोल्डर करने लग जाऊँगा तो डस्टिंग के लिए कोई बंदा चाहिए, तो वो तो लाना पड़ेगा ना बाहर से। तो भट्टी साहब के लिए एग्ज़ाम फोल्डर की रेलेवेंट कॉस्ट क्या बनेगी? डस्टिंग वाले की वेजेस, मेरी वेजेस नहीं, क्योंकि मेरी वेजेस, मेरे पास स्पेयर टाइम था और वो स्पेयर टाइम का फुल कमिट किया हुआ था उन्होंने मेरे साथ, लेकिन मैं किसी और जगह काम कर रहा था। तो जब मुझे हटाया जाएगा उस काम से, डस्टिंग वगैरह से, तो डस्टिंग वाले बंदे लाने पड़ेंगे, तो उनकी तो जो वेज रेट है थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा तो सही ना। वो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बन जाएगा? रेलेवेंट। अब पढ़ो, लेबर का आर्ली वेज पे करते हैं और लेबर के पास स्पेयर टाइम मौजूद है, फुल वेज रेट कमिटेड है, तो रेलेवेंट कॉस्ट निल। फुल वेज रेट कमिटेड है लेकिन किसी और वर्कर की जगह काम कर सकते हैं, तो जब आप हटाएंगे उस काम से तो वहाँ बंदा लाना पड़ेगा। तो इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए उनकी वेजेस नहीं, जहाँ से हटाया है जहाँ पर लाने पड़ेंगे, डस्टिंग वाला ध्यान में रखना, डस्टिंग वाला लाना पड़ेगा, तो उसकी वेजेस क्या है? रेलेवेंट। तो फुल वेज रेट इज कमिटेड फॉर स्पेयर टाइम बट कैन वर्क इन प्लेस ऑफ अदर वर्कर्स, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी हायरिंग कॉस्ट ऑफ दैट अदर डस्टिंग वाला। सही है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एग्जाम फोल्डर। भट्टी साहब का कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है? भट्टी साहब का जो वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भट्टी साहब को रिसीव हुआ है, वन ऑफ वो क्या है? एग्जाम फोल्डर। उसके लिए रेलेवेंट कॉस्ट भट्टी साहब कैलकुलेट कर रहे थे, तो वेजेस की कॉस्ट उनके, अगर मैंने पढ़ाना है तो उनको वेजेस की कॉस्ट क्या पड़ेगी, इसके लिए रेलेवेंट। वो तो ऑलरेडी इनकर कर रहे थे फिक्स कॉस्ट। डस्टिंग मुझे लगाया हुआ था, उन्होंने कहा चलो वेला ना बैठे छुट्टियों में भी। अब अगर वो उठा के मुझे 3 दिन के लिए एग्जाम फोल्डर पे बिठा दें, तो 3 दिन के लिए जो यहाँ पे दिहाड़ी पे बंदा आएगा, दिहाड़ी पे उसकी 100 रुपये दिहाड़ी है, तो रेलेवेंट कॉस्ट उनके लिए फिर 300 रुपये है। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये बात समझ आ गई। और अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, सेशन चल रहा है सेशन चल रहा है, लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो फिर नई लेबर हायर करें बाहर से। एग्जाम फोल्डर के लिए किसी और उस्ताद से बात करें मार्केट के अंदर, कॉलेज के अंदर। मैं तो फारिग नहीं हूँ, ठीक है। अगर बाहर से हायर करना है तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जो उन्होंने पैसे लेने हैं, हायरिंग कॉस्ट। और अगर मैं कहता हूँ साहब अब क्या करें, अब हालत तो कोई नहीं है, लेकिन अब आप जैसे कहा था FR2 की छुट्टी दे दें, तो उन्होंने क्या कहा था? नहीं, कोई छुट्टी नहीं है। तो क्या करें फिर? एम्प्लॉई हैं, करना पड़ता है ना जी। है जी, क्या ख्याल है? तो स्पेयर टाइम तो अवेलेबल नहीं था, ओवर टाइम के लिए लेबर राजी होगी। सो ओवर टाइम इज़ वर्कड बाय एग्जिस्टिंग लेबर ऑन वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? जो बेसिक पे ले रहा होता है बंदा, लेबर, वो तो लेता ही है। ओवर टाइम के लिए फिर, चूँकि ओवर टाइम है ना, फिर नखरा भी करता है
कि मैं इस एक्स्ट्रा 1 घंटे के वैसे 100 रुपये लेता था तो 150 रुपये लूँ, क्योंकि मैंने कुर्बानी की है, अपनी कमिटमेंट्स को आगे पीछे किया, घर वालों को आगे पीछे किया, बच्चों को आगे पीछे किया है। तो ये जो मुझे एक्स्ट्रा आपने बिठाया है, इसकी कुर्बानी ज़्यादा है रूटीन के काम से। तो 100 रुपये पर घंटा पहले देते थे ना, तो आप 150 रुपये दो, ठीक है। तो फिर अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है और ओवर टाइम लेबर वर्क करने पर राजी है, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी हायरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग लेबर, हायरिंग कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ एग्जिस्टिंग। और वो कॉस्ट ऑफ हायरिंग क्या होगी? नॉर्मल तो मिलेगा ही मिलेगा, ओवर टाइम वाले घंटे में ओवर टाइम का प्रीमियम भी मिलेगा, यानी 150 रुपये। नॉर्मल घंटों के तो 100 रुपये के हिसाब से 10 घंटों का बनता है 1000 रुपया, 10 घंटों का 1000 ही बनता है ना, ठीक है। लेकिन अगर ऊपर 2 घंटे लगेंगे तो उसका 200 नहीं बनेगा, उसका 300 बनेगा। तो टोटल कॉस्ट कितनी बन गई? टोटल कॉस्ट कितनी बन गई इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए? 300, 1300। वो तो उधर हो गया, मैं कह रहा अगर ओवर टाइम लगता है तो ठीक है, चलें छोड़े, मजाक कर रहा था। और सबसे फेवरेट और सबसे टेक्निकल इसके अंदर ये, वो क्या है जी? अच्छा करते हैं, वो क्या है जी? वर्क नहीं कर सकते ओवर टाइम। मैंने कहा जी मैं ओवर टाइम नहीं वर्क करूँगा, ठीक है, इसी में जो करवाना है करवा लें। बट इसने कहा जो भी हो, मैंने ये वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करना ही करना है, तुम छोड़ दो ये वाला काम। अब जो यहाँ से काम छोड़ेंगे तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन लॉस आएगा, वो भी रेलेवेंट है, ठीक है। डाइवर्जन कॉस्ट किसे कहते हैं? जो कंट्रीब्यूशन लूज होना है दूसरी तरफ जाने का, और दूसरी तरफ जाके मैंने 1 घंटे के पैसे फिर भी लेने, मैंने अगर 3 घंटे काम करना है तो 3 घंटे के पैसे फिर भी लेने हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन को क्या नुकसान होगा? उनको डाइवर्जन कॉस्ट भी पड़ेगी और मेरी हायरिंग कॉस्ट तो उनको देनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो अगर लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है और ओवर टाइम भी वर्क नहीं कर सकते, तो ट्रांसफ़र करो उनको एग्जिस्टिंग टास्क से अगर, तो फिर रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ हायरिंग। वो पैसे तो देने ही है ना, नहीं देने, ठीक है, क्योंकि ऑर्ली वेज दे रहे हैं ना, काम करेंगे तो वेरिएबल है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस कंट्रीब्यूशन लॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग वर्क, ठीक है। एग्जिस्टिंग रेट पर आवर प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगोन फॉर एग्जिस्टिंग टास्क, वो भी फिर पर आवर लेना है, ठीक है। तो ये मैंने मिसाल बनाई थी, ठीक है, कि मिसाल के तौर पे 200 रुपये पर आवर एग्जिस्टिंग वेजेस थी, प्रोडक्ट एक्स पे ये लेबर हमारी काम कर रही थी, ठीक है। प्रोडक्ट एक्स से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ रहा था 100 रुपये, और एक प्रोडक्ट एक्स के ऊपर 2 घंटे लगते थे, कितने? 5 घंटे लगते थे लेबर के। तो पर आवर कितना कंट्रीब्यूशन लूज होगा? 20 रुपये। अब ये 20 रुपये कंट्रीब्यूशन फॉरगोन पर आवर आ गया, 200 रुपये पर आवर बेसिक में, ये 50 भी डालो, रेलेवेंट कॉस्ट 250 बनती है। इसको देख लो, फिर मैं आखिर में रिवाइज करूँगा अब इसको, बस आखिरी बार समझ आई इस बात की। अच्छा आप समरी करें, समरी। लेबर अगर फिक्स या मंथली सैलरी, फिक्स मंथली या एनुअल सैलरी ले रही है तो एग्जिस्टिंग सैलरी इररेलेवेंट और एडिशनल सैलरी रेलेवेंट। पीस वर्क सिस्टम है, पीस वेज सिस्टम है, तो फिर जितने यूनिट्स बनाने हैं उतने की कॉस्ट पर यूनिट पे करते हैं ना, तो रेलेवेंट कॉस्ट विल बी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या बनेगी? कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स, वेजेस पर यूनिट देते हैं इनटू जितने यूनिट्स बनाने हैं वन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लड़ाई कहाँ छिड़ी? पर आवर पे करते हैं, पर आवर पे करते हैं, और लेबर के पास स्पेयर कैपेसिटी है, तो फिर तो ज़िंदगी आसान है। पूरी वेज रेट, ये आसान है, इसमें पूरी वेज रेट कमिटेड है तो कोई बात नहीं, वेले बैठे हो तो इधर काम करवा लो, रेलेवेंट कॉस्ट क्या है? नील। पूरी वेजेस कमिटेड है, स्पेयर कैपेसिटी भी है और पूरी वेजेस भी कमिटेड है, लेकिन किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ से हटा के इधर लगाओगे, तो इनको तो कुछ और नहीं देना, लेकिन वो जगह खाली हुई वो भी तो भरनी पड़ेगी। तो रेलेवेंट कॉस्ट इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या बन गई? कॉस्ट ऑफ हायरिंग ऑफ दैट अदर लेबर, जो इसकी जगह आएगी अब। और अगर रिड्यूस वेज रेट दिया हुआ है, कमिट किया हुआ है, तो फिर जो रिमेनिंग वेज रेट है, यानी कि मैंने मिसाल दी 100 रुपया दिहाड़ी है पर आवर, फिक्स्ड है, मतलब पर आवर है, लेकिन हम कहते हैं वेले बैठोगे तो 40 रुपये तुम्हें देंगे किचन चलाने के लिए। काम आ गया तो फिर पूरे 100 ले लेना, तो वेले बैठने के तो 40 वैसे ही दे रहे थे, तो काम कराओगे तो ये 40 तो साइड पे करो ना, ऊपर वाला जो 60 है वो रह लेना। और अगर वेजेस के पास, लेबर के पास जो है वो स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, तो फिर ओवर टाइम भी नहीं करना चाह रहे होंगे ना, बाहर से जाके ले आओ, बाहर से लाओगे तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग विल बी रेलेवेंट। और अगर लेबर आपकी तैयार हो गई है ओवर टाइम करने पे, तो कॉस्ट ऑफ हायरिंग प्लस ओवर टाइम प्रीमियम, ये होगा आपके लिए जो है वो रेलेवेंट कॉस्ट, ठीक है। और अगर ओवर टाइम नहीं वर्क कर सकते, किसी एग्जिस्टिंग टास्क से उनको हटाना है, तो फिर कॉस्ट ऑफ हायरिंग क्या होगी, मतलब रेलेवेंट कॉस्ट क्या होगी? एग्जिस्टिंग रेट पर आवर जो पे करना है, प्लस कंट्रीब्यूशन फॉरगोन
ऑफ एग्जिस्टिंग टास्क, वो भी पर आवर। इसको समझाने के लिए छोटी सी एग्जांपल बनाई थी। गॉट इट? इसके बाद ना आगे इधर देखो, आगे ये शुरू हो गया, कहानी खत्म हो गई है। ओके, तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे इस पार्ट को ब्रेक करते हैं और इस पार्ट, क्योंकि आज हम सुकून से पढ़ेंगे, यू नो, ठीक है। इस पार्ट के बाद फिर मैं आपको एक सवाल क्विकली कराता हूँ और उसके बाद फिर इसी तरह से चलेंगे हम इंशाल्लाह। 3-4 बजे तक फ्री कर दूंगा आपको, ठीक है जी। इसको बंद करें।